मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टॉप 10 खबरें। गली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो जाए। You are watching गली न्यूज। गली न्यूज स्पेशल रिपोर्ट की पहली खबर है बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी सांसद कंगना रनौत से जुड़ी। बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 8 अप्रैल को मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उनके मनाली वाले घर का बिजली बिल 1 लाख का आया है, जबकि वो वहां रहती भी नहीं है। अभिनेत्री के इस बयान ने बिजली विभाग को सोच में डाल दिया। लोगों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया तो बिजली विभाग ने सच्चाई बयान कर दी। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद के इस बयान पर बिजली बोर्ड ने सफाई में कहा कि कंगना रनौत का ये दावा कि बिजली का बिल 1 महीने का था गलत और भ्रामक है। ट्रिब्यून ने बोर्ड के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया है, कंगना रनौत को 22 मार्च को जो बिल भेजा गया था उसमें पिछला बकाया 32,287 रूपए भी शामिल था। कुल मिलाकर 2 महीनों का बिल 90,384 है। बोर्ड ने ये भी दावा किया कि कंगना समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रही थी। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया उनके घर का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का बिजली बिल 82,061 था, जिसे उन्होंने 16 जनवरी को चुकाया। इसी तरह उन्होंने जनवरी और फरवरी के बिजली बिल समय पर जमा नहीं किए। जनवरी में उनके घर में करीब 6,000 यूनिट बिजली की खपत हुई थी और बिल 31,367 का था। फरवरी में खपत 9,000 यूनिट थी और बिल 58,096 का था, जिसमें लेट फीस भी शामिल थी। प्रवक्ता ने बताया कि कंगना के घर की मासिक बिजली खपत काफी अधिक है, जो 5,000 से 9,000 यूनिट के बीच रहती है। उन्होंने कहा कि कंगना नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ भी ले रही है। फरवरी के बिल पर उन्हें 700 की सब्सिडी मिली है। हिमाचल बिजली विभाग के इस खुलासे के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत की काफी आलोचना हो रही है। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने इस मामले पर कहा, बीते दिनों मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत जी ने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग को बदनाम करने के लिए झूठ कहा कि बिजली विभाग उन्हें गलत बिल दे रहा है, पर बिजली विभाग द्वारा उनके झूठ की पोल खोल कर रख दी। स्पेशल रिपोर्ट की दूसरी बड़ी खबर बाबा रामदेव के हवाले से सामने आई है। योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव पिछले दिनों अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में थे। पतंजलि के एक प्रचार वीडियो में रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि एक मशहूर शरबत कंपनी अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाने में लगी है। रामदेव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वायरल हो रहे वीडियो में रामदेव गर्मियों में पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स की तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही वो एक शरबत ब्रांड को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने से मस्जिदों और मदरसों का ताउन होता है। हालांकि रामदेव ने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा रूह अफ़ज़ा की तरफ था। रामदेव ने वीडियो में कहा, जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद है, वैसे ही अब शरबत जिहाद भी है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। रामदेव ने वीडियो में तर्क दिया कि पतंजलि का गुलाब शरबत पीने से गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा प्रणाली को समर्थन मिलता है, जबकि अन्य शरबतों से कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है। योग गुरु और कारोबारी बाबा रामदेव का रूह अफ़ज़ा शरबत पर दिया विवादित बयान गहराता जा रहा है। जैसे ही रामदेव का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर रामदेव की आलोचना करने वालों की बाढ़ आ गई। लोगों का कहना है कि पतंजलि और रामदेव अपने नकली प्रोडक्ट की वजह से जेल जाते जाते बचे हैं, बावजूद इसके सुधरने को तैयार नहीं है। इस बयान के बाद ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों ने रामदेव की तीखी आलोचना की है। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि रामदेव हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने उन्हें याद दिलाया कि पतंजलि ने खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट भी ले रखा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस पूरे मामले पर एक वीडियो जारी करते हुए बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बाबा अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में जब बाबा रामदेव से इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अगर हमदर्द वालों ने अपने ऊपर ले लिया है, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर वो इस्लाम के प्रति समर्पित हैं, मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। हालांकि सनातनियों को समझना चाहिए, अगर किसी को इससे परेशानी है तो होने दे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को टूरिस्ट के हब के रूप में स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब के उन इलाकों को विदेशियों के लिए खोल दिया है जहां मुसलमानों के भी जाने पर मनाही थी।
ऐसा ही इलाका है सऊदी अरब के रेगिस्तान में मौजूद अल उला शहर। अल उला को शापित शहर भी कहा जाता है और इसे खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने शाप दिया था। इसी अल उला में एक जगह है हिजरा, जहां आज भी पैगंबर मोहम्मद साहब के शाप के चलते मुसलमान जाने से डरते हैं, लेकिन आज ये जगह विदेशियों से गुलजार है। अल उला के हिजरा में इस समय पूरी तरह एक ओपन क्लब में तब्दील हो गया है। इस जगह पर अंग्रेजी गानों की बीट पर कैबरे चल रहा है। अल उला के इस नज़ारे पर अब न केवल सऊदी अरब के मुस्लिम बल्कि आलमे इस्लाम के मुसलमान ही भड़क गए हैं। इसके लिए क्राउन प्रिंस MBS पर निशाना साध रहा है। लोग सऊदी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक है, इसे वहाँ क्यों अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें, लोग लगातार ये कहकर सऊदी अरब हुकूमत की आलोचना कर रहे हैं कि ईश्वर के आदेश की अवहेलना करने के चलते कभी इस जगह पर कहर बरपा था। इस जगह को खंडहर में बदल दिया गया, जो पत्थर पर उकेरा गया एक सबक था। आज फिर उसी जमीन पर ईश्वर से दूर हो चुके लोग चल रहे हैं। उन्होंने अपने दीन को त्याग दिया है, अपने सम्मान को त्याग दिया है। जब गाजा में बच्चों का खून बह रहा है, लोग काटे जा रहे हैं, जो बेदीन हो चुके लोग जश्न मना रहे हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता? ये वही जमीन है जहाँ कभी अल्लाह का कहर बरपता था। घमंडी लोग उसकी बात ना मानने के कारण कुचले जाते थे। चौथी बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। फिलिस्तीन सॉलिडेरिटी मूवमेंट के तहत प्रदर्शन, लाखों लोग सड़कों पर गाजा के लिए उठी बांग्लादेश की बुलंद आवाज। इजरायली हमलों से तबाह गाजा के लिए जहां पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार 12 अप्रैल को हुआ गाजा के लिए मार्च अभूतपूर्व साबित हुआ। लाखों की संख्या में आम नागरिक, छात्र, महिलाएं, सामाजिक संगठन, धार्मिक नेता और कलाकार गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन न केवल फिलिस्तीन के लिए एकजुटता की मिसाल बना, बल्कि मुस्लिम जगत, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय की निष्क्रियता पर एक गूंजता हुआ सवाल भी बन गया। गाजा के लिए मार्च से पहले ही राजधानी में जगह जगह से निकलते जुलूसों ने माहौल को जोशीला बना दिया। गाजा खून से सना है, दुनिया चुप क्यों है? फिलिस्तीन को आजाद करो जैसे नारों ने राजधानी की फिजा को गाजा की पीड़ा में रंग दिया। लाल, हरे, काले और सफेद रंग के झंडों की मौजूदगी ने वातावरण को फिलिस्तीनी संघर्ष का प्रतीक बना दिया। गाजा के लिए मार्च का आयोजन फिलिस्तीन सॉलिडेरिटी मूवमेंट बांग्लादेश के बैनर तले हुआ, जिसका मकसद केवल एकजुटता दिखाना नहीं, बल्कि वैश्विक जनमत को फिलिस्तीन के समर्थन में जागरूक करना है। लोगों का कहना है, इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि जब न्याय की पुकार उठती है तो सीमाएं मायने नहीं रखती। ढाका में हजारों लोगों ने गाजा के लिए मार्च में भाग लिया, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और इजराइल अमेरिका की निंदा की। BNP, जमाते इस्लामी समेत कई पार्टियों ने समर्थन दिया। पांचवी बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब के शहर जेद्दा से। मिस्टर फैजू को देखकर मुस्लिम लड़की ने खोया कंट्रोल, वायरल वीडियो देखकर मुसलमानों का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया स्टार फैसल शेख AKA मिस्टर फैजू इस समय सऊदी अरब के शहर जेद्दा में है। एक रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग में उनको दावत दी गई थी, जिसमें वो पहुंचे थे और वहां उनके फैंस से मुलाकात की एक झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने फैसल शेख के साथ कुछ ऐसा किया जिससे लोग भड़क गए हैं। एक सोशल मीडिया स्टार को देखकर अबाया पहनी मुस्लिम लड़की खुद को रोक नहीं सकी और एक्साइटमेंट में फैसू को चिपकने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैसू के साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स ने उस लड़की को पीछे किया और भीड़ के जत्थे से फैसू को निकाला। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग मुस्लिम लड़की को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ रिएक्शंस। रुखसाना सैयद नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, अल्लाह माफ करे फैसू का जेद्दा वाला वीडियो, जहां एक मुस्लिम लड़की ने उसे पकड़ने की कोशिश की, गले लगाया। इन लोगों को क्या परेशानी है? तुम अबाया और नकाब क्यों पहनती हो? तुम्हारी शर्म कहाँ है? एक और शख्स ने इस वीडियो को देखने के बाद लिखा, मुझे लगता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट है। शाहरुख खान, सलमान खान भी वहां पहले से मौजूद थे, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक और ने लिखा, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप की गलती है, जिन्होंने इस लड़की को इस्लाम दीन की तालीम नहीं दी और हिजाब पहना दिया। बहुत से लोग हिजाब को केवल मजहबी लिबास के तौर पर भी पहनते हैं। मिस्टर फैसू के साथ मुस्लिम लड़की के इस तरह से पेश आने को किस तरह से देखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। टॉप 10 की छठी खबर सामने आई है नोएडा के स्टूडियो से। नोएडा के स्टूडियो से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने की कोशिश हुई है, उसने मीडिया चैनल को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। नफरत की आग में आवाम को भड़काने की कोशिश बेनकाब हो गई है। दरअसल पिछले दिनों से एक खबर काफी ज्यादा वायरल की जा रही है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शिद्दत पसंद ग्रुप ने यहाँ ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले मुस्लिम आदमियों पर लव जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया है और वहाँ उनके काम करने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा उर्फ दिनेश फलाहारी ने 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में एक लेटर भेजा था। इस खबर के बाद तमाम नामी मीडिया चैनलों ने इस पर शो करने का फैसला किया।
इसमें जी न्यूज ने भी अपने शो का ऐलान किया। जी न्यूज ने एंकर अनुराग मुस्कान के साथ ब्यूटी पार्लर जिहाद नाम से शो करने की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जी न्यूज ने एक पोस्टर भी चिपकाया है जिसमें दाढ़ी टोपी में मुस्लिम नौजवान लड़कों को दिखाया गया है जो लड़कियों को सर्विस दे रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, कृष्ण नगरी में ब्यूटी पार्लर जिहाद, देखिए अनुराग मुस्कान के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने जी न्यूज के मालिक को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए लिखा, आपका चैनल ब्यूटी पार्लर जिहाद के नाम से इस तरह का नफरती शो चला रहा है। क्या आपके संपादकों को आपकी तरफ से ये निर्देश है कि समाज में नफरत फैलाना है, मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह के शोज करने हैं, या फिर कुछ सालों बाद आप ऐसी नफरती प्रोग्रामिंग के लिए उसी तरह से माफी मांगेंगे जैसे सुधीर चौधरी के कुकर्मों के लिए कई साल बाद मांगी थी। शाद शेख नाम के एक बंदे ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं आप मीडिया को क्यों कोसते हैं इतना, कहने को ये चौथा स्तंभ है देश का, लेकिन ऐसे चैनल दिन रात पत्रकारिता की आड़ में मुस्लिम को टारगेट बदनाम करना अपना परम कर्तव्य समझता है। घर घर तक नफरत घृणा ऐसे चैनल ने पहुंचा दिया है। कोरोना काल में भी इस चैनल ने सबसे ज्यादा। पत्रकार अलीशान जाफरी का कहना है कि इस तरह के शोज के पोस्टर्स को एआई टूल्स के माध्यम से बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको जो स्क्रीन पर एआई प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, इस तरह के प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जाता है जहां मुस्लिम लड़कों को गैर मुस्लिम लड़कियों पर बुरे इरादे के साथ उनको प्रोफेशनल सर्विस देते हुए दिखाया जाता है। इस तरह की तस्वीरों को सीधे तौर पर मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में 7वीं बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है। बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को नीचा दिखाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने एआई ग्रोव के मालिक को ही रूह अफ़ज़ा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने पिछले दिनों एक वीडियो में दावा किया था कि एक शरबत बनाने वाली कंपनी शरबत बेचकर जो पैसा आता है उससे मस्जिद और मदरसे बनवाते हैं। बाबा रामदेव ने अपने शरबत का प्रचार करते हुए कहा कि अगर आप ये शरबत का उपयोग करेंगे तो इससे गुरुकुल बनेंगे। बाबा रामदेव ने नाम नहीं लिया, लेकिन जनता ने इसे रूह अफ़ज़ा कंपनी से जोड़कर देखा और बाबा रामदेव को आईना दिखा दिया। सोशल मीडिया पर इसी मामले को लेकर कुछ लोगों ने योग गुरु की खिंचाई की है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ लोगों ने एक्स के मालिक एलॉन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रूह अफ़ज़ा शरबत पिला दिया है। लोगों ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों ने रिएक्ट किया है। पत्रकार काविश अजीज ट्रंप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखती है, रूह अफ़ज़ा के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर। वहीं प्रोफेसर अरुण प्रकाश लिखते हैं, सनद रहे इतिहास गवाह है, हमदर्द रूह अफ़ज़ा पियोगे तो ओलंपिक में भागोगे, पतंजलि का पियोगे तो सलवार में भागोगे। एक यूजर ने एलन मस्क की तस्वीर को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, देखना कहीं लाला रामदेव को मिर्गी का दौरा न पड़ जाए। वहीं बिट्टू शर्मा एलन मस्क की तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, रूह अफ़ज़ा के नए ब्रांड एम्बेसडर। गौरतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से वायरल की जा रही ये तस्वीरें एआई जनरेटेड है जो व्यंग करने के उद्देश्य से वायरल की जा रही है। इस रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां वक्फ मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में हुए संशोधनों पर कुछ तीखे सवाल पूछे हैं और सरकार से सफाई मांगी है। कोर्ट में नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो क्या सरकार हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगी? क्या आप कह रहे हैं कि अब से मुस्लिमों को हिंदू एंडोरमेंट बोर्ड में शामिल किया जाएगा? साफ साफ जवाब दीजिए। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाए, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर स्टे बनाए रखने को कहा। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। नंबर 1, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। नंबर 2, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। नंबर 3, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर एक तबके के लोग पूरी तरह सदमे में आ गए हैं। अपनी कुंठा निकालने के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। साथ ही उनको जो जनता ने जवाब दिया वो भी वायरल हो गए हैं। फेक न्यूज स्प्रेडर मिस्टर सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हुए लिखा, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। निजी चैनल के एंकर राहुल शिवशंकर लिखते हैं, शरीयत बैकर इकोसिस्टम की बड़ी जीत। वक्फ बाय यूजर को 1 हफ्ते का मिला एक्सटेंशन। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। एनडीए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। नफरती न्यूज फैलाने वाले अजीत भारती लिखते हैं,
भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है। साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के आदेश पर मेल्टडाउन। संजय घोष नाम के एक शख्स ने लिखा, केंद्र सरकार के आश्वासन को दर्ज करने वाले आदेश जिसमें कहा गया कि अंतिम सुनवाई तक वक्फ बोर्डों की वक्फ संपत्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा, पर शिद्दत पसंद लोगों का हंगामा सरकार के उस दावे की पोल खोलता है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कानून मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए लाया गया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा, मोदी के समर्थक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में जुट गए हैं। बीजेपी ना संविधान मानती है ना कोर्ट। मोदी जी के मंसूबों को धक्का लगा है। बीजेपी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहती है। इन्होंने काशी में 300 से अधिक मंदिर तोड़कर जमीन अपने दोस्तों को धंधा करने के लिए दे दी। स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि नफरत इंसान को किस कदर अंधा कर सकती है कि वो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। रिपोर्ट की नवी बड़ी खबर गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से सामने आई है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई चित्र बनाए गए थे। 18 अप्रैल को हिंदू रक्षा दल के लगभग 20 कार्यकर्ता गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पहले जमकर नारेबाजी की, फिर एक पेंटिंग को औरंगजेब की तस्वीर समझकर उस पर कालिक पोत दी। पेंटिंग पर कालिक पोतने के बाद उन्होंने उस पर हिंदू रक्षा दल लिख दिया। दरअसल कार्यकर्ताओं में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर नाराजगी थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, रेलवे सरकारी संपत्ति है, हम चाहते हैं कि भारत की पावन धरती से औरंगजेब का नामो निशान हटा दिया जाए। मुस्लिम आक्रांताओं की तस्वीरों का क्या मतलब है? इन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। अफसरों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। विवाद बढ़ने पर मौके पर जीआरपी पहुंच गई, जिसके बाद कार्यकर्ता वहां से निकल गए। इस मामले को लेकर डीआरएम का कहना है कि जिस तस्वीर पर कालिक पोती गई है वो औरंगजेब की थी ही नहीं, बल्कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की थी। डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने कहा, हम इस मामले पर अभी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर औरंगजेब की नहीं थी, वो बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। बहादुर शाह जफर ने 1857 की लड़ाई में अच्छी भागीदारी निभाई थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलत है। जानकारी संज्ञान में आई है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट की आखिरी और 10वीं बड़ी खबर ने फिल्म मेकर और ब्राह्मण समाज के बीच तनाव बढ़ा दिया है। खबर ये है कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को ब्राह्मण जाति के लोगों से माफी मांगनी पड़ गई। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपने उस बयान के लिए माफी मांग ली है जो उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ दिया था। शुक्रवार रात कश्यप ने माफीनामा जारी किया। हालांकि उन्होंने अपने माफीनामे में ये भी लिखा कि उनकी ये माफी पूरी पोस्ट के लिए नहीं है, बल्कि उस एक लाइन के लिए है जिसके चलते ब्राह्मण अपमानित महसूस कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने प्रतीक गांधी की फिल्म फूले को सपोर्ट करते हुए हाल ही में ऐसा बयान दे दिया था, जिस पर ब्राह्मणों का गुस्सा फूट पड़ा था। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर माफीनामा जारी करते हुए लिखा है, ये मेरा माफीनामा है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसका संदर्भ लेकर नफरत पैदा की जा रही है। कोई भी काम या भाषण ऐसा नहीं होता जिसके चलते संस्कार के ठेकेदारों की ओर से आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और कलीग्स को रेप और जान से मारने की धमकी मिले। इसलिए जो कहा गया वो वापस नहीं लिया जा सकता और मैं इसे वापस नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप किसी को गाली देना चाहते हैं तो सीधे मुझे दे। मेरे परिवार ने ना कभी कुछ कहा है और ना वो बोलते हैं, तो अगर आप माफी चाहते हैं तो ये मेरी माफी है। इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण को किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अनुराग कश्यप का वो जवाब गंदा लगा। वहाँ ठाकुर, लाला, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी कुछ भी लिखा होता तो गंदा लगता। मूल मुद्दा क्या है? महात्मा फूले पर बनी फिल्म का विरोध। क्या ये विरोध केवल एक जाति के लोग कर रहे हैं? क्या सेंसर में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। ये विरोध करने वालों में भाजपा समर्थक तकरीबन हर जाति के लोग शामिल है। जब आप कट्टरपंथी कहते हैं तो बात पूरी होती है, जब किसी एक जाति पर बात होती है तो बात सिर्फ वायरल होती है। फिल्म रिलीज होने में देर क्यों हो रही है? सेंसर ने कट्स क्यों लगाए इतने? क्योंकि जो लोग सत्ता में है वो इस फिल्म को पसंद नहीं करते। जब सवाल सत्ता पर होता है तो पूरा होता है, जब सिर्फ समाज और वो भी एक जाति पर होता है तो सिर्फ तमाशा होता है। विरोध की भी एक कला होती है, विरोध का भी एक शिल्प होता है। विरोध की भी एक भाषा होती है, एक कला, एक शिल्प और भाषा विवादित तथा आजकल की भाषा में वायरल होने की भी होती है। प्रतिरोध करना है, ये सिर्फ वायरल होना है, ये आपका चुनाव होता है। आपको बता दें, अनुराग कश्यप ने फूले को सपोर्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था,
धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला, मोदी जी ने भारत में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी के आधार पे संतोष भी भारत में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को प्रॉब्लम है फूले से। भैया जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम नहीं था तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मण एक्सिस्ट नहीं करता क्योंकि मोदी जिनके हिसाब से भारत में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हैं। भाई मिलके डिसाइड कर लो भारत में कास्टिज्म है या नहीं। आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप है जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारी आगे आने वाली टॉप 10 सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचने से मिस ना हो।